हे स्टूडेंट्स, आई होप आप सब इन सब वीडियोस का पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आप लोगों के लिए एक बिग न्यूज है। वो क्या है? आज की वीडियो के बाद आपका जो यूनिट 1 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एज पर योर स्टडी मेट, वो कंप्लीट हो जाएगा इन 12 वीडियोस के माध्यम से। वो कंप्लीट होगा तो कल आपका, क्योंकि ये 1 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, देयर विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर यू राइट एट 8 PM। जब आप रोज 8 बजे इन वीडियोस को देखते हैं, तो कल रात को जो 8 बजे वीडियो आएगी, दैट विल बी वेरी वेरी स्पेशल टू यू। वी विल कॉल इट एज सुपर ट्यूसडे। यस, सुपर ट्यूसडे। एंजॉय वॉचिंग एंड एंजॉय लर्निंग। ओवर टू द मेन वीडियो। हेलो बेटा, अभी तक आप 2 वीडियोस देख चुके हो। देखी है या नहीं देखी? मतलब अगर नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियोस देख लो। पार्ट नंबर 10 और 11, ये पार्ट नंबर 12 है आई थिंक। ठीक है, तो बेटा ध्यान दो, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। देखो, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था बेस्ड ऑन द एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़े थे। दूसरी वीडियो में हमने पढ़े थे बेस्ड ऑन द क्रिएशन, की कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होते हैं। और तीसरी वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन, कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन के बेस पे कितनी तरह के हो सकते हैं। मतलब जो हम पढ़ेंगे, मान लो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में भी वो क्रिएट हुआ हो जो है एक्सप्रेस तरीके से या इंप्लाइड तरीके से। ठीक है, समझो बात को। मतलब उस बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये नहीं है कि ये 12 तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। वही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन क्रिएशन वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, टेसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए, समझिए ध्यान से। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इफ द कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन is given or executed by all the parties, दोनों पार्टीज कर चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मींस एक्स और वाई, मान लो एक्स और वाई छोड़ो तो हम 2 और नाम लेते हैं, कोई हर बार एक्स और वाई थोड़ा ना आएंगे। ए बी। ए ने कहा कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो बी ने कहा मैं आपको फीस दूंगा। अब ए ने बी का पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया, ट्यूशन पढ़ा दी, बी ने फीस दे दी, तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया? या एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये हो गया बेटा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया ये? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही आसान, कुछ नहीं है। तो एग्जीक्यूटरी क्या होगा? एग्जीक्यूटेड का उल्टा। एग्जीक्यूटरी क्या है? जहां पर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन विच सर्व एज ए कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। इसमें अभी तक दोनों ही पार्टीज को परफॉर्म करना हो सकता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अगेन फिर 2 टाइप्स और बता दिए, एक यूनिलेटरल और एक बायलेटरल। ध्यान देना, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है उसके बाद ओनली 1 पार्टी हैज टू परफॉर्म इस प्रॉमिस। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही कब होगा? जब एक पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर देगी, अदरवाइज उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, ओनली 1 पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन टू डू और फॉरबियर। ठीक है, आप एक एग्जांपल को समझो। एग्जांपल दे रहे हैं, आपके स्टडी मेट का ही एक एग्जांपल है। एम एडवर्टाइज पेमेंट ऑफ ठीक है, ऐसे समझो आप, इसको छोड़ो यार। वो 5000 रुपए देगा टू एनीवन हु फाइंड हिज मिसिंग बॉय। उसका बेटा गुम हो गया, कहता है जो उसको ढूंढ के लाएगा वो उसको 5000 रुपए इनाम देगा। ठीक है, एज सुन एज बी ट्रेसेस द बॉय, जैसे ही बी उसके बेटे को ढूंढ लेगा, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कैसे? क्योंकि बी हैज परफॉर्म्ड हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड रिमेन्स फॉर एम टू पे हिज
अमाउंट ऑफ रिवार्ड टू बी। तो ये एग्जीक्यूटेड वर्ड गलत आया हुआ है बेटा, यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे कौन सा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या आना चाहिए, स्टडी मेट से कॉपी पेस्ट, स्टडी मेट में मिस्टेक है, इसका मतलब ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसे यूनिलेटरल हो गया, बी हैज परफॉर्म्ड हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन, और अगर बी ये परफॉर्म नहीं करता तो क्या बी और एम के बीच में कोई एग्रीमेंट है? नो, देयर इज नो एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, व्हेन बी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन एंड इट रिमेन्स फॉर द एम टू पे द अमाउंट ऑफ रिवार्ड टू बी। ठीक है, इसको तो ये क्या है, एक तरीके से एग्जीक्यूटरी है। मैंने आपको बताया ना, एग्जीक्यूटेड तो वो होता है जब दोनों पार्टीज कर चुकी हैं। तो एग्जीक्यूटरी में बोथ और वन, ठीक है, या तो दोनों पार्टीज या वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। मतलब जिसमें दोनों पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया है, दोनों के दोनों ने भी परफॉर्म नहीं किया है, वो एग्जीक्यूटरी है। दोनों के दोनों ने परफॉर्म कर दिया, वो एग्जीक्यूटेड। क्या, जिसमें दोनों के दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड। दोनों के दोनों पार्टीज ने नहीं किया, एग्जीक्यूटरी। ठीक है, ध्यान देना बेटा आगे। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आपको बता दिया मैंने। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। आप बस में तो ठीक है, चलो बैठ जाते हो, कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेन में पहले बैठे हो और टिकट बाद में ली हो? हुआ ऐसा कभी कि ट्रेन में बैठ के ट्रेन में कंडक्टर आएगा आपसे टिकट लेने के लिए? नो। तो पहले आप हमेशा क्या लेते हो ट्रेन में जाने से पहले? टिकट। पहले टिकट। तो जैसे ही आप टिकट लेते हो तभी आपके बीच में और रेलवे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हुआ। आप मान लेते हैं मैंने ए, ठीक है, तभी आपके और रेलवे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हुआ। आपके और किसके बीच में? रेलवे के बीच में। ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि आप अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर चुके हो। आप अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर चुके हो। कैसे? टिकट खरीद के। अब रेलवे ने ही अपना परफॉर्म करना है। सॉरी, ठीक है, ध्यान दिया, मतलब समझ आ गया ना आपको एग्जीक्यूटरी। तो अब ये एग्जीक्यूटरी है, लेकिन साथ ही साथ ये कौन सा एग्जीक्यूटरी है? यूनिलेटरल और बायलेटरल। ये यूनिलेटरल है, ठीक है, क्योंकि परफॉर्म एक पार्टी ने कर दिया, एक पार्टी ने करना है, तो ये यूनिलेटरल है। एग्जीक्यूटरी तो है ही है, लेकिन ये क्या है? यूनिलेटरल, क्योंकि एक पार्टी परफॉर्म कर दिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, एक मतलब आप ऐसे समझो कि एक पार्टी के परफॉर्म किए बिना ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें एक पार्टी ने कर दिया, ठीक है, तो वो फिर वो सिंपल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, उसको यूनिलेटरल वर्ड नहीं यूज होगा। और बायलेटरल वर्ड क्या है बेटा? कहां गया माउस यार? हाँ तो गया यहीं तो, हाँ ठीक है। बायलेटरल क्या होता है? वेयर ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ द बोथ द पार्टीज। क्या वर्ड आया हुआ है? बोथ द पार्टीज। इट इज नोन एज द बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नोन एज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप एग्जाम्पल पढ़ लेना, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है। तो अब जरा दो जो हमने बेटा पहली वीडियो में पढ़ा था, वॉइड और वॉइडेबल के बारे में, उसमें डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सीजेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जो कॉन्ट्रैक्ट टू स्टॉप, बाद में वो स्टॉप हो गया, वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन वॉइडेबल क्या होता है? विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। तो मतलब दोनों में बेसिक डिफरेंस देखो क्या है कि ये 100% जब ये सीजेस टू एनफोर्सेबल होगा तो ये वॉइड हो जाएगा। इसमें पार्टीज के पास कोई चॉइस नहीं है, ये वॉइड हो जाएगा। यहां पर पार्टीज के पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन यहां जो एग्रीव्ड पार्टी है, कुछ पार्टीज के पास चॉइसेस हैं कि वो चाहें तो उसको एनफोर्स करवा भी सकते हैं, ठीक है। नेचर क्या है? ये जो है शुरू से वैलिड होता है,
a void contract is valid when it is made but subsequently becomes unenforceable. वो ग्राउंड क्या क्या है मैंने आपको बोला ना, ये ग्राउंड हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर में। अभी आप समझ लीजिए सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी तो हमने एग्जांपल में भी स्टडी कर ली थी। और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, कोई चीज बाद में इलीगल हो जाती है, कोई चीज आज लीगल है। आज देखो बेटा क्या हुआ था, एक टाइम पे लोगों ने जमाखोरी करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? जमाखोरी। जमाखोरी समझते हो? कुछ जो है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, सारे सामान की स्टॉकिंग कर लेते हैं और मार्केट में जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर वो महंगे प्राइस पे बेचते हैं उसको। तो ये जमाखोरी क्या, अब मान लो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक रेट लिस्ट बना दी कि किसी के पास भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा की डील करेगा ही नहीं। इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा किसी के पास इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज की। अब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया, मान लो मेरा और किसी और का एग्रीमेंट हो रखा है पहले से 100 क्विंटल का, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 10 क्विंटल से ज्यादा का एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। गेहूं का, चावल का, कोई भी चीज हो सकती है। अब जो हमारा एग्रीमेंट पहले से बना हुआ है वो क्या बन गया बाद में? वॉइड बन गया, बिकॉज लॉ ने उसको फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया करने से। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको बताया है, पार्टी ने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन की मेरे को एनफोर्स करवाना है, फिर वो क्या बन जाएगा? वॉइडेबल से वॉइड बन जाएगा। ठीक है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों जो है ना एक अलग से यूनिट आएगी। स्टडी मेट के हिसाब से यूनिट 6 है और हमारे नोट के हिसाब से वो यूनिट नंबर 12 है जो हमारे नोट्स के हिसाब से है। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में नहीं, लास्ट वीडियो में। कॉन्टिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में आएंगी ये। ठीक है। अब जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी होता है। ठीक है। और वो उसका भी कारण ऐसा नहीं कि उसको ऐसी मर्जी दे दी हमने, हाँ भाई हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें मेरे को ये मर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन से किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया है, फ्रॉड से किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन से किया है, मिस्टेक से किया, ये चारों टर्म आपको पहले की स्टार्टिंग की वीडियोस में जब हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पढ़े थे, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वहां आपको ये चारों चीजें, पांचों चीजें बताई गई हैं। कोर्शन क्या होता है बेटा, फिर भी बता देता हूं, रिमाइंड हो जाएगा। फिजिकल फोर्स मतलब, या आप ऐसे समझो कि इंडियन पेनल कोड में जो काम मना किए गए हैं वो करना या करने की धमकी देना। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है बेटा मोरल प्रेशर। फ्रॉड होता है बेटा इंटेंशनली झूठ बोलना, होता बहुत ज्यादा कुछ है लेकिन थोड़ा अभी समझते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा अनइंटेंशनल झूठ बोलना। और मिस्टेक होता है क्या, पार्टीज अंडरस्टैंड डज नॉट अंडरस्टैंड सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो इन चार सिचुएशन में एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है। इस लास्ट केस में ये क्या होता है, वॉइड हो जाता है, मतलब ये इस कैटेगरी में आ जाता है। राइट्स कि अगर हम बात करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है, वो ठीक है ना, वो उनकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, मैंने पहले पॉइंट में बताया था। लेकिन वॉइडेबल में एग्रीव्ड पार्टी ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट गेट्स ए राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। वो अपनी मर्जी है उसकी, वो चाहे तो कैंसिल कर सकती है और चाहे तो एनफोर्स कर सकती है। ठीक है। रीजनेबल टाइम के अंदर अगर उसने वो नहीं करवाया, कैंसिल नहीं करवाया, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, ये एग्रीमेंट बन जाता है वैलिड। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दोनों के डिफरेंस समझा दिए। हो सकता है आपको अभी वॉइडेबल में कुछ मन के अंदर कुछ क्वेश्चन सवाल रह गए हूं, लेकिन वीडियो नंबर 12, 13, 14, 15, 16, वीडियो नंबर 16 के बाद वाली वीडियो से आई थिंक, मैं आपको 1 मिनट लगेगा देख के बताता हूं बेटा। वीडियोस नंबर 16 के बाद वाली, जहां पे हमारा फ्री कंसेंट शुरू हो रहा है, जहां पे हमारा फ्री कंसेंट वाला टॉपिक शुरू हो रहा है, उसमें आपको ये करने के बाद फिर आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वीडियो नंबर 16 के बाद फ्री कंसेंट शुरू हो रहा है, वीडियो नंबर 16 करने के बाद आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। सो डोंट वरी एट ऑल। अगर अभी आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा बहुत मन में कुछ डाउट या संशय है भी सही, संदेह है भी सही, तो क्लियर हो जाएगा। अब बातें हैं बेटा वॉइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया था कि वॉइड वो होते हैं जो एनफोर्सेबल नहीं होते, ठीक है, और इलीगल क्या होते हैं, जो करने पे सजा हो सकती है। जरा थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। जो इलीगल एग्रीमेंट होता है वो वॉइड तो होता ही है, लेकिन हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हस्बैंड वाइफ के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, भाई भाई के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, दो पड़ोसियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, दो फ्रेंड्स लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, हम ट्रिप पे चलेंगे, हम घूमने चलेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। ये एनफोर्सेबल तो नहीं होते हैं, लेकिन ये करने पे कोई सजा नहीं होती है। ये सिर्फ क्या है, ये इलीगल नहीं होते हैं, ठीक है ना।
तो इसीलिए वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, लेकिन ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। ठीक है, अब कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा, देखो अब कोलेटरल ट्रांजैक्शन को समझो। मैं ये पेन खरीद रहा हूं किसी से, आप ऐसे समझो कि ये गोल्डन पेन है, और ये पेन मैं ऐसे सिंपल नहीं खरीद सकता, मेरे को इसके बीच में एक ब्रोकर डालना पड़ेगा, ब्रोकर के थ्रू ही मैं ये पेन खरीद सकता हूं। ठीक है, अब मैंने ब्रोकर को कहा कि मेरे को एक पर्टिकुलर वेंडर है, उससे मेरी मीटिंग करवाओ। ब्रोकर कहता है ठीक है, मैं उस वेंडर से मीटिंग करवाने के 1 लाख रुपए लूंगा। अब मैं ये पेन खरीद रहा हूं, ठीक है, अब ये पेन का खरीदना हो सकता है लीगल भी हो सकता है इलीगल भी हो। आप इस सोचो, ये पेन ना हो कि कुछ और भी हो सकता है। अब उस ब्रोकर को मैंने पर्पस नहीं बताया, ब्रोकर क्या है, सिर्फ 2 लोगों के बीच में मीटिंग करवाता है, ब्रोकर का यही काम है, उस वाले ब्रोकर का यही काम है, मीटिंग करवाता है और पैसे ले लेता है। अब जो ब्रोकर से मैंने वो मीटिंग करके उसने वो करवाया, ब्रोकर को मैंने 1 लाख रुपए कमीशन के तौर पे दिए सिर्फ मीटिंग करवाने के, ये है कोलेटरल ट्रांजैक्शन। और ये जो मैं उसके साथ डील कर रहा हूं, ये है मेन ट्रांजैक्शन। ये क्या है, मेन ट्रांजैक्शन। देखो ध्यान से, वॉइड एग्रीमेंट कहता है एग्रीमेंट सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है। कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू द एग्रीमेंट मे बी एनफोर्स्ड फॉर एग्जीक्यूशन। तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन एनफोर्स हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट है तो उसके साथ की जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वो भी इलीगल बन जाती हैं और वो एनफोर्स नहीं हो सकती। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। वॉइड एग्रीमेंट क्योंकि इलीगल नहीं है ना, तो इसीलिए उसके साथ कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो है वो एनफोर्स हो सकती हैं। अगेन मैं आपको ये कहूंगा, एक चैप्टर आएगा आपका लॉफुल एग्रीमेंट एंड जो है आपकी 6ठी या 7वीं यूनिट है, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, और उसमें हम इन चीज़ों को, कोलेटरल ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट है, उसमें हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ हम टाइप्स पढ़ रहे हैं और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी वॉइडेबल वाला जो है आपको फ्री कंसेंट के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो पॉइंट है आपको उस पर्टिकुलर यूनिट के बाद, हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग वो यूनिट नंबर आपकी 6 और 7 है। ठीक है, जहाँ आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्टडी मेट के अकॉर्डिंग वो शायद 5th है या 4th है, ऐसे कुछ है। ठीक है, देयर इज नो पनिशमेंट टू द पार्टीज। वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट नहीं होती है जी, लेकिन इलीगल में पनिशमेंट होती है, क्योंकि कोर्ट ने मना किया ना वो काम करने से, आपने वही काम किया। कई बार वैलिड एग्रीमेंट भी बाद में वॉइड बन जाते हैं, लेकिन जो इलीगल होते हैं वो शुरू से ही वॉइड होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ बेटा ये जो है वीडियो नंबर है आपका 10, 11, 12 नंबर वीडियो खत्म हो रहा है। अगली वीडियो के अंदर आप पढ़ोगे कंसीडरेशन के बारे में। 3 वीडियोस में 13, 14, 15, 16 से जो शुरू हो रही हैं आपकी फ्री कंसेंट वाली वीडियोस हैं। ठीक है, तो उसके में हम पढ़ के जो है आपको जैसे जैसे बेटा जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ लोगे ना, आप सभी चीजों को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिनमें हम डिफरेंसेस अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन रेफरेंस फ्यूचर का है उसमें। जैसे हमने यहां वर्ड यूज किया कोर्शन एंड इन्फ्लुएंस, ये सारी टर्म्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। पता कहां पे, ये सारी के सारी टर्म्स को हमने डिटेल में पढ़ना है वीडियो नंबर 16 के बाद। ठीक है, तो जब आप पूरा पढ़ लोगे तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट इट। अभी हो सकता है किसी किसी जगह पे, अभी अगर आपको 80%, 90% चीजें समझ आ रही हैं, देन इट इज ए गुड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 10% चीज आपकी रिवीजन में खत्म हो जाएगी, 10% चीज जब आपकी आगे की चीजें पढ़ोगे तो वो क्लियर होती चली जाएंगी। ओके बेटा, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।